गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊष्मा बजट की या पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन या ऊर्जा संतुलन की। हीट बजट या एनर्जी बैलेंस क्या होता है उसको देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ। अब देखिए ऊष्मा बजट है क्या। बजट का मतलब होता है कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग है उसमें संतुलन होगा, बैलेंस होगा। तो वो कैसे होता है, क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल है, उसको निरंतर सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। अब यदि निरंतर सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो गर्म होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग समान बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सौर विकिरणों द्वारा सूर्यातप के रूप में जो प्राप्त ऊष्मा है, ठीक है, और जो आउटगोइंग रेडिएशन है किस प्रकार में, किस रूप में होती है वो पार्थिव विकिरण के रूप में होती है। पार्थिव विकिरण क्या होती है? देखिए जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है या इंसोलेशन आता है वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्राप्त होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। तो वो जो इनकमिंग होता है वो होता है आपका लघु तरंगों वाला, लघु विकिरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो विकिरणें पृथ्वी की सतह के अंदर आ जाती हैं या पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, उसके बाद में ये पुनः वापस अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं और ये आपका होता है दीर्घ तरंगें। इनको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन या पार्थिव विकिरण या टेरेस्टेरियल रेडिएशन, ठीक है। तो इनकमिंग जो आया था और ये जो आउटगोइंग है, इनकमिंग आपका है लघु तरंगों के रूप में, आउटगोइंग जो है वो आपका दीर्घ तरंगों के रूप में है। तो इन दोनों के मध्य एक संतुलन रहता है। इसी संतुलन को हम कहते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट या पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन। तो आपका यह संतुलन पृथ्वी के ऊष्मा बजट के रूप में जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट है कि जो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन है और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है उन दोनों के मध्य जो संतुलन है वही है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब ये बजट को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है और किस प्रकार से वापस बाहर भेजी जाती है। देखिए हमने मान लिया कि वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है वहाँ पर सूर्यातप की मात्रा हमें प्राप्त होती है 100 यूनिट या 100%। इसको हम बोल सकते हैं 100 यूनिट हमें प्राप्त हुए वायुमंडल की ऊपरी सतह पे। तो ये जो 100 यूनिट प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से पृथ्वी अवशोषित करती है और किस प्रकार से वापस इन 100 इकाइयों को बाहर भेजती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक बार। देखिए इसमें इन 100 इकाइयों, ये जो 100 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं इनमें से कुछ अंश जो है वो परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब 100 इकाई पूरी प्राप्त नहीं होती, वायुमंडल जो है उसमें से कुछ अवशोषित कर लेता है, कुछ परावर्तित कर देता है और कुछ को स्कैटर कर देता है या प्रकीर्णित कर देता है। इसका कुछ भाग ही पृथ्वी की सतह पे पहुंच पाता है। अब देखिए 100 इकाइयाँ थी, उनमें से जो 35 इकाइयाँ हैं वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती हैं। मतलब इन 35 इकाइयों का पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने में कोई योगदान नहीं होता। अब ये 35 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? देखिए इन सब 35 इकाइयों में सबसे ज़्यादा है 27 इकाई या 27% जो भाग है वो बादलों के द्वारा वापस अंतरिक्ष को भेज दिया जाता है। ये 27 इकाइयाँ बादल हैं, ये वापस ऊपर से आया, एनर्जी विकिरण आया और बादल ने उसको भेज दिया वापस अंतरिक्ष में। मतलब कोई योगदान नहीं है उसका पृथ्वी के वायुमंडल को या पृथ्वी की सतह को गर्म करने में। इसके बाद में सेम इसी प्रकार से पृथ्वी का जो हिमाच्छादित क्षेत्र है जहाँ पर सदैव बर्फ जमी रहती है वो 2 इकाइयों को वापस भेज देता है, ठीक है। 2 इकाइयों को वापस भेज दिया पृथ्वी की हिमाच्छादित सतह द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बर्फ जमा हुआ है तो ये 2 इकाइयाँ वापस गिरी और वापस चली गई अंतरिक्ष में। तीसरा जो है वो है वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में प्रकीर्णित 6 इकाइयाँ। वायुमंडल के ऊपर गिरा सूर्यातप और उसमें से 6 इकाइयाँ हैं वो वापस अंतरिक्ष में भेज दी गई। मतलब ये 3 चीज़ें हो गई, 6, 2 और 27। इन 35 यूनिट्स का वायुमंडल को गर्म करने में कोई योगदान या पृथ्वी की सतह को गर्म करने में कोई योगदान नहीं रहता। पृथ्वी की सतह की इस परावर्तित मात्रा को हम कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। याद रखना, सौर विकिरण की यह मात्रा कहलाती है पृथ्वी का एल्बिडो। अतः सौर ऊर्जा के इस 35% भाग का वायुमंडल और पृथ्वी को गर्म करने में कोई योगदान नहीं रहता, ठीक है। अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग सतह की जो एल्बिडो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप देखोगे बर्फ़ की एल्बिडो अलग होगी, फ्रेश बर्फ़ होगा,
फ्रेश स्नो होगा तो उसकी एल्बिडो अलग होगी, घास युक्त धरातल की एल्बिडो अलग होगी, जल की एल्बिडो अलग होगी। लेकिन ओवरऑल यदि आप अर्थ सिस्टम की बात करो या पृथ्वी की बात करो तो पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है वो लगभग होता है 35। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जो रिमेनिंग अमाउंट है 65 उसकी। देखिए पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें प्रकीर्णन होता रहता है और बहुत सारी और जो प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं वो होती रहती हैं। हम कंसंट्रेट करते हैं जो 65 इकाइयाँ हैं उनके ऊपर। 35 का वायुमंडल में निर्मोचन हो गया, एल्बिडो है उसका कोई योगदान नहीं रहा पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने में। अभी जो शेष सौरिक विकिरण है वो है 65 इकाइयाँ। अब उन 65 इकाइयों का किस प्रकार से अवशोषण होता है वो देखिए आप। 65 इकाइयों में जो 14 इकाइयाँ हैं, 14 यूनिट्स है, वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक है, इस डायग्राम में जहाँ पर भी आपको माइनस दिख रहा है इसका मतलब यह है कि वो वापस निर्मुक्त हो चुकी है ऊर्जा, और जहाँ पर भी आपको प्लस है इसका मतलब यहाँ पर अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि वायुमंडल द्वारा 14 इकाइयों का अवशोषण कर लिया जाता है। देखिए वायुमंडल द्वारा अवशोषित 14 इकाइयाँ। इसके बाद में आप देखो पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित इकाइयाँ कितनी है, 51। पृथ्वी की सतह जो है वो 51 यूनिट्स को अवशोषित करती है। किस प्रकार से करती है 51 यूनिट्स? 51 में कुछ प्रकीर्णित होता है और कुछ प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा होता है। तो प्रकीर्णित विकिरण द्वारा अवशोषण सतह द्वारा होता है 17 यूनिट्स का, और प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा अवशोषण होता है 34 यूनिट का। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 34 और 17, 51 इकाइयाँ जिसको पृथ्वी के धरातल ने अवशोषित किया, और वायुमंडल ने अवशोषित किया कितना? 14 इकाइयाँ, 14 यूनिट्स को। ठीक है, 14 यूनिट्स वायुमंडल में अवशोषित हुई हैं। ये पृथ्वी की सतह है, सतह के द्वारा 17 और 34 को अवशोषित किया गया है, और वायुमंडल ने टोटल 14 यूनिट्स को अवशोषित किया है। तो इस प्रकार से सौर विकिरण की जो 65 इकाइयाँ थी उनका अवशोषण किया गया है 65 यूनिट्स का। अब आप देखिए, अब पृथ्वी द्वारा अवशोषित जो 51 इकाइयाँ हैं जिसमें कुछ प्रकीर्णित है, जी मैंने आपको बताया कि जो 34 इकाइयाँ हैं वो प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा है, और 17 इकाइयाँ हैं वो प्रकीर्णित प्रकाश विकिरण है, उसके द्वारा ये पृथ्वी की सतह ने उसको अवशोषित किया है। अब इनका हिसाब देखते हैं। इन 51 इकाइयाँ जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की गई हैं उनको पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? सतह द्वारा अवशोषित जो विकिरण है उसको जो पुनः वापस भेजा जाता है, तो ये आपकी कहलाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। तो ये जो 51 इकाइयाँ सतह ने अवशोषित करी हैं इनको वापस अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये किस प्रकार से जाएंगे? ये जाएंगे पार्थिव विकिरण के रूप में। अब देखिए ये 51 इकाइयाँ किस प्रकार से परावर्तित होती हैं? सीधे अंतरिक्ष में भेज दी जाएंगी 17 यूनिट्स। ठीक है, सीधे अंतरिक्ष में भेज दी 17 यूनिट। इसके बाद में वायुमंडल में विकिरित हो गई 34 इकाइयाँ, और ये 34 इकाइयाँ किस प्रकार से रहेंगी? देखिए इन 34 इकाइयों में वायुमंडल स्वयं अवशोषित कर लेता है 6 इकाइयों को। तो अब इसके बाद देखो, संवहन और विक्षोभ के माध्यम से अवशोषित हो गई 9 इकाइयाँ। संवहन और विक्षोभ के माध्यम से कितनी इकाइयाँ हो गई? 9 इकाइयाँ। और कितनी बची? 19 इकाइयाँ हो गई संघनन के माध्यम से। ठीक है, तो 6, 9 और 19 ये हो गई आपकी टोटल 34 यूनिट्स, जिनको वापस जो है वो विकिरण के रूप में वायुमंडल में भेज दिया गया। और सीधे जो विकिरित हो गई वो आपकी 17 इकाइयाँ। तो 17 ये हो गई, प्लस 6 प्लस 9 प्लस 19, टोटल आपका हो गया कितना? 51 यूनिट्स। तो पृथ्वी की सतह ने जो 51 इकाइयाँ अवशोषित करी थी उनका हिसाब हो गया 17 प्लस 34 को मैंने फिर बता दिया 6, 9 और 19 के रूप में। तो ये वापस वायुमंडल में भेज दी गई। इस प्रकार से कुल जो है 34 प्लस 17 इकाइयाँ हमने वापस परावर्तित कर दी। अब इसके अलावा वायुमंडल द्वारा कुल 48 इकाइयों का अवशोषण किया गया। 34 इकाइयाँ सूर्यतप के रूप में और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण के रूप में। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में पुनः लौटा देता है। सतह ने वायुमंडल को भेजा और वायुमंडल ने पुनः इसको बाहर भेज दिया। इस प्रकार से पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाला विकिरण क्रमशः निम्न प्रकार है। देखिए आप, पृथ्वी द्वारा वापस लौटने वाला विकिरण कितना है? 27 इकाइयाँ, और वायुमंडल द्वारा पुनः लौटने वाले विकिरण है कितना? 48 इकाइयाँ।
टोटल कितनी इकाइयाँ हो गई 65 यूनिट्स, प्लस जो 35 इकाइयाँ थी वो ऑलरेडी हमने बताया कि उनका कोई योगदान नहीं था, वो पहले ही अंतरिक्ष में लौटा दी गई थी। तो टोटल कितनी हो गई 100 इकाइयाँ हमें प्राप्त हुआ, 100 इकाइयाँ 100 यूनिट्स, और वापस लौटा दी गई 100 यूनिट्स। तो पृथ्वी का जो है ये हीट बैलेंस इसमें आप देख सकते हो। ये डायग्राम है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लघु तरंगों द्वारा जो इनकमिंग वेव्स आती हैं और दीर्घ तरंगों द्वारा उसका किस प्रकार से अवशोषण होकर पुनः उनका परावर्तन दीर्घ तरंगों के रूप में या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे कि पृथ्वी की सतह पर प्रवेशी सौरिक विकिरण और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण, ये ध्यान रखना, प्रवेशी सौरिक विकिरण जो शॉर्ट वेव होती हैं, लघु तरंगे होती हैं, और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण, बाहर जाने वाली जो किरणें होती हैं वो कहलाती हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगे। इनकी मात्रा सदैव समान होती है, जिसके कारण धरातल पर ऊष्मा संतुलन या ऊर्जा संतुलन बना रहता है, और यही कहलाता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट या पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन। ठीक है, तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ऊष्मा बजट आपका होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो ऊष्मा बजट है या हीट बजट है उसमें किस प्रकार से अक्षांशीय संतुलन पाया जाता है। पृथ्वी का अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन हम देखेंगे उसमें, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जो तापमान है उसका जो वितरण है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। ठीक है, ऊष्मा और तापमान क्या होता है और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये हीट बजट पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।